हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, हम अपने बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में लेक्चर 2 में इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही हम जानेंगे कि ये इंडिया में किस प्रकार से प्रिवलेंट है। उसके साथ ही हम ये जानेंगे कि ये फंक्शन कैसे करती है, कैसे परफॉर्म करती है और इस्लामिक बैंकिंग का जो पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट होता है। कुछ टर्म्स के बारे में भी जानेंगे जो इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग हमारे इंडिया में कैसे परफॉर्म कर रही है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं हमारे भारत जैसे देश में। सो गाइस, आरआरबी 2017 पीओ में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज रिबा इन इस्लामिक बैंकिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी इंफॉर्मेशंस को गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरी जितनी भी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सब आपके एग्जाम्स के रिलीवेंट होने वाली हैं, वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो हमारा। ठीक है गाइस, तो स्टे ट्यून, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है। तो इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि दिस इज़ अ नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार के ब्याज का आदान और प्रदान नहीं होता है। यानी कि आप अगर पैसे को डिपॉजिट करोगे या पैसा लेंड करोगे आप, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है इसमें। ठीक है। दूसरी चीज, इसी को हम लोग शरीयत बैंकिंग भी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? शरीयत बैंकिंग। और ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ये शरीयत लॉ पे वर्क करती है, यानी जितने भी लॉ शरीयत में बनाए गए हैं उस पे ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ये वर्क करती है। थर्ड थिंग, यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है पैसे की वैल्यू को, यानी प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता है, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता है गाइस। ठीक है। तो यहां पर कैन नॉट बी सोल्ड एट प्रॉफिट, तो जैसा कि यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, तो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग है, शरीयत लॉ को फॉलो करता है, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर्ड नहीं किया जाता है और किसी भी प्रकार के प्रॉफिट को यहां पर कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट फ्री इस्लामिक बैंकिंग रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ बैंकिंग दैट इज इस्लामिक लॉ एंड इज गाइडेड बाय इस्लामिक इकोनॉमिक्स। तो ये किसके द्वारा गाइडेड होती है? इस्लामिक इकोनॉमिक्स के द्वारा गाइडेड होती है। उसके बाद अब देखिए, अलग अलग देशों में इस इस्लामिक बैंकिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ईरान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, पाकिस्तान में पीएलएस बैंकिंग, गल्फ कंट्रीज में इस्लामिक बैंकिंग और टर्की में स्पेशल फाइनेंस हाउसेस बैंकिंग के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके। तो देखिए, सबसे पहला एलिमेंट होता है रिबा। जैसे मैंने बोला, पेपर में क्वेश्चन आया था, तो रिबा का मतलब होता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है गाइज, आप लिखते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हमारे वीडियो का। तो प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट यानी किसी भी प्रकार का पैसे के लेन देन में इंटरेस्ट नहीं लेना है, दिस इज नोन एज रिबा। ठीक है। नेक्स्ट, हराम या फिर हलाल। तो हरम मतलब होता है कि जो भी चीज़ शरीयत लॉ या फिर इस्लामिक लॉ में मना है उसको बोलते हैं हरम, अगेंस्ट है मतलब उसके। जैसे कि लिकर। ठीक है। लिकर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो है हरम या फिर हलाल, क्योंकि वो इस्लामिक बैंकिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। ड्रग्स, ठीक है, या फिर वार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब वार मटेरियल्स जितने भी होते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? फूड आ सकता है जो कि बहुत पवित्र और सेक्रेड माना जाता है, या फिर क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग इसके लिए आपको अलाउ करती है। नेक्स्ट क्या है? घरर या फिर मयासिर क्या होता है? ठीक है। इसमें ये कहा गया है इस्लामिक बैंकिंग में कि घरर मतलब होता है गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग में किसी भी प्रकार का पैसा लगाना पूर्णतः मना है, यानी दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन शरीयत लॉ और इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? जकात। जकात तो वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। तो जकात एक प्रकार का दान होता है जो कि क्या करते हैं, अपनी ही वेल्थ से जो भी आपने कमाया है उसका कुछ प्रपोर्शनेट आप उसमें क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो उन लोगों को जो क्या है, नीडी हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है। दिस इज़ अ मैंडेटरी लेवाई, तो ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। तो ईद के टाइम पे ये ज़कात निकाला जाता है, दिस इज़ अ मैंडेटरी टर्म। और इसका कुछ कैलकुलेशन भी होता है, उतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता, बट समथिंग कैलकुलेट किया करके ज़कात को निकाला जाता है यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, व्हाट इस्लामिक लॉ सेज।
क्या कहता है इस्लामिक लॉ? तो इस्लामिक लॉ कहता है शरीयत लॉ प्रोहिबिट्स रिबा। तो मैंने जैसे रिबा का मतलब बताया, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेना देना है। प्रोहिबिट्स एनी शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड एज हराम। तो हराम मतलब जो भी, जैसे ड्रग्स में, लिकर्स में, वार मटेरियल्स में, ऐसी सब चीज़ें जहाँ पे इसका एक गलत यूज़ निकल के आता है, ऐसी जगह पे आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और कुरान में जितने भी प्रिंसिपल्स लिखे हैं उन पे बिलीव करना है आपको। तो ये हमारा इस्लामिक लॉ कहता है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं मॉडर्न इस्लामिक बैंकिंग क्या है, यानी आज के समय पे इस्लामिक बैंकिंग किस तरह से फुलफिल्ड हो रही है, चेरिश कर रही है और डेवलप कर रही है। तो एक बात समझ लीजिए, सबसे पहला जो इस्लामिक बैंक खुला था वो खुला था मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे फर्स्ट इस्लामिक बैंक का डेवलपमेंट हुआ था। और पहला इस्लामिक बैंक 1963 में, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, 1963 में तोबुंग हजी नाम से था, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग में 1281 डिपॉजिटर थे सिर्फ, लेकिन इस बैंक का पॉपुलरिटी इतना बढ़ गया कि 8,67,220 डिपॉजिटर्स हो गए विद इन अ 1 ईयर। तो समझ रहे हैं ना आप मलेशिया में इस्लामिक बैंकिंग कितनी तेज़ी से प्रिवलेंट हुई, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा भी रहती है। उसके बाद हाई डिमांड फॉर इंटरेस्ट फ्री मनी फॉर हज। तो जैसे कि हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को पवित्र माना जाता है, ठीक है, उसी प्रकार मुस्लिम कम्युनिटी में हज यात्रा को मैंडेटरी माना जाता है या फिर बहुत सैक्रेड माना जाता है, वंस इन लाइफ टाइम में, जो कि जरूरी भी होता है और पवित्र भी माना जाता है। तो ऐसा हुआ कि जब लोगों को हज यात्रा के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ने लगा तो वो लोग इस इस्लामिक बैंक जिसका नाम था तबंग हजी, तो वहाँ से पैसे को बोरो करने लगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नासिर इस्लामिक बैंक इन कायरो। इतनी अपार सफलता के बाद इस मलेशियन इस्लामिक बैंक की कायरो में भी, जो कि इजिप्ट की राजधानी है, वहाँ पे भी नसीर इस्लामिक बैंक का फॉर्मेशन 1972 में किया गया। एक प्रकार का सोशलिस्ट बैंक था, इस्लामिक बैंक था। और आप जानते होंगे कि उस टाइम पे इजिप्ट के जो राजा थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे अब्दुल नासिर, ठीक है। तो अब्दुल नासिर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट एट दैट टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ टू प्रमोट डेवलपमेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी इन अकॉर्डेंस विद शरीयत लॉज। उसके बाद सऊदी अरब में जब इन दोनों जगह पे इतना ज़्यादा इसको पॉपुलरिटी गेन हुआ, इतना ज़्यादा लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला, तो सऊदी अरब में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया, जहाँ पे मुस्लिम्स के डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता था विदाउट एनी टेकिंग इंटरेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बात करते हैं कि हाउ दे परफॉर्म, यानी अब देखिए यहाँ पर आप सवाल उठता है कि जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है तो ये बैंक परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो इस्लामिक लॉ में जो लिखा हुआ है कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनसे आप पैसा नहीं कमाएंगे, वो एक प्रकार का हराम हो जाएगा, यानी कि एक गलत चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट को हमेशा डीमोटिवेट किया गया। उसके बाद तो पैसा कहाँ से आता था, एक्चुअली लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते थे यहाँ पर अदर फर्म्स में, अदर सोर्सेस में, या फिर मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा यहाँ पे, शरीयत कंप्लाइंट प्रोजेक्ट्स। तो शरीयत कंप्लाइंट प्रोजेक्ट्स में जो पैसा इन्वेस्ट होता था उनसे द्वारा जो भी प्रॉफिट होता था उसके द्वारा ये बैंक क्या करे जाते थे, चलाए जाते थे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट बुक मेंटेन की जाती थी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन किया जाता था, लेकिन उस प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट इंटरेस्ट रेट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर किया जाता था शरीयत कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट में, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट को इंक्लूड नहीं किया जाता था, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आया होगा कि ये परफॉर्म कैसे करते थे। वेयर द मनी इज इन्वेस्टेड, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी शरीयत कंप्लाइंट प्रोजेक्ट्स होते थे उस पर ये पैसा लगाया जाता था, और हराम जो चीज़ें मानी जाती थी उन पे यहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था, जैसे अल्कोहल, लिकर, ड्रग्स या वारफेयर मटेरियल्स में। उसके बाद बात करते हैं गाइस एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। तो देखिए यहाँ पर इतनी अपार सफलता के बाद क्या हुआ, आप जानते हैं जैसे हमारे इंडिया में शेयर मार्केट में सेंसेक्स, निफ्टी, ठीक है, ये सब क्या है, शेयर इंडिसेस हैं। वैसे ही अमेरिका में कौन सा है, डाउ जोन्स, सबको पता होगा ये डाउ जोन्स। तो इसके बाद लोग क्या करते थे, अब यूएस में जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी वो डाउ जोन्स में पैसा नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे वो, क्योंकि डाउ जोन्स शरीयत कंप्लाइंट नहीं था और वहाँ पे शरीयत लॉ फॉलो नहीं किए जाते थे। क्यों नहीं फॉलो किए जाते थे, क्योंकि वो इंटरेस्ट कमाते थे और इंटरेस्ट कमाना इस्लामिक बैंकिंग में प्रोहिबिटेड था। तो इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने क्या चालू किया,
डाउ जोन्स इस्लामिक मार्केट इंडेक्स। ठीक है, इस चीज़ की शुरुआत करी गई 1999 में। ठीक है, 1999 में डाउ जोन्स इस्लामिक मार्केट इंडेक्स से एक प्रकार का शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट था, इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, दूसरी चीज़, अब उसके साथ ही जरूरी नहीं है कि इस्लामिक कंट्रीज में ही इस्लामिक बैंक्स ओपन हो, अलग अलग जितनी भी नॉन इस्लामिक कंट्रीज थी, जैसे चाइना हो गया या फिर थाईलैंड हो गया, इन सब में भी क्या होने लगा, इस्लामिक बैंक का फॉर्मेशन होने लगा, गठन होने लगा। और यूके पहला ऐसा नॉन इस्लामिक कंट्री था जहाँ पे इस्लामिक बैंक बनाया गया, उसका नाम रखा गया इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन। तो इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन बनाया गया कहाँ पे, यूके में फर्स्ट था ये। उसके बाद सुरुक बॉन्ड लॉन्च किया गया यूके में, और इसी के साथ साथ लरीबा लरीबा बॉन्ड यूएस में क्या करा गया, लॉन्च किया गया। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से देखिए इसका क्या होना स्टार्ट हो चुका है, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो चुका है इस्लामिक बैंकिंग का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग इंडिया में क्या पोजीशन है इस टाइम इस्लामिक बैंकिंग की, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में रखने की कोशिश करी थी वो थे हमारे आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी। तो उन्होंने 2008 में क्या करा, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग टेक्निक्स का एक प्रकार से मॉडल पेश किया, और जो कि इस्लामिक बैंकिंग के पैरेलल था। लेकिन हुआ क्या, इससे मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस आए हमारे। ठीक है, कई लोगों ने इसको कहा कि ये गलत है और कई लोगों ने कहा इसको ये सही है। लेकिन इसमें समस्या क्या थी कि हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को उसमें अमेंड करना था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2015 में जब जनधन अकाउंट खोले गए तो उसकी अपार सफलता के बाद इस्लामिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को और डीमोटिवेट कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 2017 में आरटीआई के एक रिप्लाई में आरबीआई ने कहा कि अभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन, नो डिस्कशन चल रहा है, यानी किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं चल रहा है कि हम भारत में इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करेंगे या फिर इस्लामिक बैंक्स को यहाँ पर ओपन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2016 में एक्सिम बैंक के द्वारा एक अनाउंस्ड किया गया कोलेब्रेशन विद इस्लामिक कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अ यूनिट सऊदी अरबिया बेस्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। तो एक्सिम बैंक ने कोलैबोरेट किया सऊदी अरेबिया के एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में रही थी। अब बात करते हैं गाइस, अगर इस्लामिक बैंकिंग भारत में आता है तो इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मुस्लिम कम्युनिटी हमारे यहाँ क्या है, माइनॉरिटी में है। ठीक है, जो कि बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग आ जाएगा भारत में, इस्लामिक बैंक्स प्रमोट हो जाएंगे, तो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकती है या फिर वहाँ पे डिपॉजिट कर सकती है इस्लामिक बैंक्स में। दूसरी चीज़, जितनी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, मलेशिया हो गई या फिर जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है, वहाँ से भी हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखने को गाइस मिल सकता है। क्योंकि देखिए जब इस्लामिक बैंक्स आ जाएंगे तो वो शरीयत कंप्लाइंट होंगे, और वहाँ की जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ होती हैं वो पैसे को सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करेंगी जो शरीयत कंप्लाइंट हमारे बैंक्स होते हैं। तो यहाँ से भी हमको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारी डोमेस्टिक शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, ऑब्वियस सी बात है ह्यूज फंड्स को अट्रैक्ट करेंगे और मार्केट बूम कर जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सारे गाइज एडवांटेज थे, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं इस्लामिक बैंकिंग के भारत में आने के, और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं गाइज। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जाके टाइप करिए कि आप क्या समझते हैं, भारत में इस्लामिक बैंकिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन इस्लामिक बैंकिंग। और प्लीज़ गाइज टाइप करिए आप इन वीडियोज़ में और क्या अच्छा चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो, मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसका क्विज आए, या फिर इसके टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाए। तो प्लीज़ गाइज आपको जो भी कमियां लगता है या जो भी अच्छी चीज़ लगती है, प्लीज़ कमेंट में टाइप करिए। आपका एक कमेंट हमारी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। सो गाइज प्लीज़ इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। 100% मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस का आपके पेपर में इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। सो stay tuned with this series guys. God bless you guys. Bye. Thank you.